छोटी फीस तो लेते हो लेकिन सुरक्षा नहीं देते हो, यानी तुम मर्डर कर रहे हो। मर्डर जानबूझ के किया जा रहा है। वो कातिल और उनकी निगाह है, वो कत्ल किया था और खंजर नहीं बदली। देखोगे तो हर मोड़ पे लाशें मिल जाएंगी, देखोगे तो हर मोड़ पे लाशें मिल जाएंगी, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल नहीं मिलेगा। पीजी में भी इतना गंदा खाना दिया जा रहा है और मतलब उन्हें पैसे पहले ही ले लेते हैं, वो सारी मतलब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं करवाते। पीजी का खाना भी इतना गंदा दे रहे हैं, 10-12 हज़ार रुपये पहले ही ले लेते हैं और फैसिलिटी में कुछ भी नहीं। तो चलिए अब आपको पीजी के हालात दिखाते हैं जहाँ पर हजारों रुपए बच्चे देते हैं लेकिन किस तरीके से वहाँ पे रहते हैं। नीचे अगर यहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो जीने तक कोई भाग के नहीं जा सकता है और यहाँ पर कहीं ना कहीं छात्रों को कूद कर अपनी जान बचानी पड़ेगी। ये नाम आपको इस वक्त दिख रहा होगा, नीचे लिखा है करोल बाग। हर कोचिंग सेंटर आप जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं ऑन एन एवरेज कम से कम 2 लाख रुपए लेता है साल का। हम यहाँ कैसी कंडीशन में रहते हैं, हमारी फैमिलीज हमें क्या सेक्रीफाइस करके भेजते हैं, इन लोगों से इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। ये जो कैपिटलिस्ट है, ये कोचिंग माफियाज, इनको बस इनकी पड़ी है। हम बंगाल से यहाँ पे आए हैं पढ़ने के लिए, यही है हमारा कसूर। शेष भारत आपको वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से हादसे के बाद एमसीडी जागता है। ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का बुलडोजर है जो बताता है कि हादसा हो जाएगा तभी कार्रवाई होगी। इस वक्त हम खड़े हैं उस जगह पर जहां पर ताला लग चुका है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सील हो चुका है क्योंकि ये बेसमेंट है। वो विकास दिव्य कीर्ति जो बच्चों को सपना दिखाते थे, वो विकास दिव्य कीर्ति जो बताते थे कि कैसे आपको एग्जाम को क्लियर करना है और कैसे आपको IAS बनना है। कार्रवाई की गई है एमसीडी की तरफ से और एमसीडी की ये कार्रवाई हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सील हो गया है। विकास दिव्य कीर्ति का ही ये बेसमेंट है जिस तरीके से यहाँ पर क्लासेस चला करती थी और कोई भी हादसा हो सकता था और इस वजह से एमसीडी ने कार्रवाई की। पहले हमने देखा कि 13 कोचिंग सेंटर पर ताला लगा दिया गया, लेकिन अब उन बेसमेंट पर भी कार्रवाई हो रही है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यही सच्चाई है जो हम आपको दिखा रहे हैं, यही सच्चाई है कि किस तरीके से हादसे के बाद कार्रवाई होती है और हादसे का इंतजार किया जाता है। क्या एमसीडी इसी हादसे का इंतजार कर रही थी जो ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर हुआ? क्या सरकार इसी हादसे का इंतजार कर रही थी कि ये ताला लगा दिया जाए? क्या हादसे से पहले ये ताले नहीं लगाए जा सकते थे? क्या कोई छोटा व्यक्ति था विकास दिव्य कीर्ति जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है? क्योंकि विकास दिव्य कीर्ति को तो सब जानते हैं, उनकी कोचिंग को सब जानते हैं और विकास दिव्य कीर्ति जैसे ही कई आपको भरमार मिल जाएंगे कोचिंग सेंटर जो चलाते हैं, क्योंकि दृष्टि कोचिंग सेंटर ये चलाते हैं और इसी बेसमेंट में कहीं ना कहीं जो कोचिंग क्लासेस है वो चलती है। लेकिन आप देखिएगा यही एग्जिट पॉइंट है और यही मेन गेट है। अगर यहाँ पर कोई हादसा हो जाता तो यहाँ से कोई कैसे निकल पाता आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पर पानी भर जाए तो पॉइंट आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गेट लगा हुआ है, लेकिन कितना गेट है यहाँ पर? ज़्यादा से ज़्यादा 3 व्यक्ति या 4 व्यक्ति एक गेट से निकल सकता है। अगर यहाँ पर हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि 300 की तादाद भी है, तो किस तरीके से वो निकलेंगे आप समझ सकते हैं। जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, यानी शेष भारत आपको दिखा रही है। नोटिस भी दरअसल आप देखिएगा किस तरीके से ये नोटिस देखा गया है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरह से कौन सा सेक्शन लगाया गया है उस सेक्शन को भी लिखा गया है। 29 तारीख को किस तरीके से चिपकाया गया और बताया गया कि ये बेसमेंट सील कर दिया गया है। पूरी आप डिटेल देख सकते हैं कि किस तरीके से, ये देखिए पूरा लिखा हुआ है दृष्टि और नाम भी लिखा गया है विकास दिव्य कीर्ति का और पूरा आप देख सकते हैं कहाँ पर है, वर्धमान मॉल नेहरू विहार के अंदर है और पूरी डिटेल लिखी हुई है और ऐसी और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए आपको उन तस्वीरों को भी आपको दिखाते हैं। तो इस वक्त हम नेहरू विहार के अंदर खड़े हुए हैं और आपको हमने जिस तरीके से दिखाया है कि कैसे विकास दिव्य कीर्ति के उस बेसमेंट में अब ताला लग चुका है जहां पर बच्चे कोचिंग सेंटर कहीं ना कहीं वो था और बच्चे पढ़ने आते थे और कोई भी हादसा हो सकता था। लेकिन एमसीडी को बाद में याद आया जब ओल्ड राजेंद्र नगर का हादसा हो गया। कुछ स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। काश ये लोग एक ट्वीट कर दिए होते हैं, जैसे रील्स बना कर आते हैं बीच बीच में यूट्यूब पर हर जगह डालते हैं, एक डाल दिए होते हैं कि हम छात्रों के संवेदनाओं के साथ हैं और जितने हमारे भाई मारे गए हैं उनके साथ हैं, तो हम सारे युवा उनके लिए जान दे देते हैं। लेकिन ये फर्जी माफिया विकास दिव्य कीर्ति हो, चाहे खान हो, चाहे ओझा बाबा हो, एक भी एक शब्द बोलने नहीं आया। ऐसे सारे कोचिंगों की बात कर रहा हूँ, कोई नहीं आया। आर्टिकल 51 की बात होती है ड्यूटीज की,
हम तो अपनी कर्तव्य निभाते हैं। गांव-गांव से बच्चे ट्रेन में धक्के खा के आते हैं, कोई माँ के गहना बेचकर, कोई पिता के ज़मीन बेचकर और कोई लोन लेकर। हम अपना ड्यूटी निभाते हैं, जितना फीस मांगते हो हम देते हैं। और उसके बाद आप सुरक्षा के नाम पर क्या देते हो? मौत। इस मौत का जिम्मेवार कौन है? 6 दिन पहले भाई मेरा था नीलेश, जो आईएएस का मेंस लिखने वाला था, करंट से मारा गया जब वाटर लॉगिन हुई था। तो उस वक्त ये मूर्ख कोचिंग वाले दिमाग नहीं काम किया कि उसी वक्त बंद कर देना चाहिए कोचिंग लाइब्रेरी। तो उस वक्त सबक नहीं लिया, ये मौत का इंतजार कर रहे थे लोग। मैं पूछता हूँ, इस आखिर में इसी मेंटरशिप में मैं बैठा करता था। जाइए उस मौत के कुआं को देखिए। गलती से भगवान न करे ऐसा हो गया होता, बगल में नाला है बहता या कैसे भी हजारों मारे जाते। इस वर्तमान कितना जर्जर है ये आपको दिख रहा है। लेकिन सिस्टम, पूरे सिस्टम का लूप होल है, क्योंकि एमसीडी ने भी तब कार्रवाई की जब ये हादसा हो गया। मैं तो कहता हूँ शासन के कुछ लोगों को, कुछ कोचिंग माफिया को फांसी पर लटकाओ ना, तब उनकी दिमाग खुलेगी सारे वाले। फिर सिस्टम, फिर युवा की सुरक्षा की बात होगी। और जब युवा सुरक्षित होगा वह राष्ट्र विकसित होगा, तभी वह राष्ट्र विश्व गुरु बनेगा। किसी भी राष्ट्र के युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है। और जब वो राष्ट्र ही खत्म हो जाए, वो युवा ही खत्म होगा, तो राष्ट्र भी खत्म। कौन गया हमारे साथ उस आंदोलन में? रात रात भर बैठे रहे, रोते रहे। कुछ समय पहले भंडारी बिल्डिंग में आग लगी थी पिछले साल। जैसे फिल्मों की शूटिंग होती है, 5वीं मंजिला से हमारा भाईजान जो ISPCS की तैयारी करने आया था, कूद के जान बचाने की कोशिश कर रहा था, फिर भी सबक नहीं आया। आप इधर जाइए कैसे हालात है, इसमें जाइए कहाँ से शॉर्ट सर्किट आ जाए। तुम हमसे मोटी फीस तो लेते हो, लेकिन सुरक्षा नहीं देते हो। इस सुरक्षा नहीं देने का अगर में मौत होती है तो जिम्मेवार कौन है? यानी तुम मर्डर कर रहे हो। मर्डर जानबूझ के किया जा रहा है। अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेज रहे हो, कुछ नहीं तो फिल्म बना रहे हो। रीस्टार्ट 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 नहीं, तुम रीस्टार्ट मार रहे हो। कहते हो कुछ ना तजुर्बा होगा। अरे तजुर्बा नहीं, तुम तो मौत दे रहे हो, मौत। हमारी जो घटना घटी है 3 दिन पहले, उन साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कल हमने यहाँ पर नेहरू विहार के अंदर समस्त छात्रों के साथ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और कैंडल मार्च किया। और हम सभी छात्रों का एक ही मांग है कि उन भाइयों को न्याय मिले, पर उनके साथ साथ वो जो भाई जिन्होंने अपनी, एक तरह से मैं कहूँगा, उन्होंने हमारे लिए शहादत दे दी है, सिस्टम से हार कर, सिस्टम की लापरवाही से हार कर जो शहादत दी है, वो जाया नहीं जाए। उन्होंने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करा है कि अगर हम भी ऐसे ही रहे तो कल हमारी भी मौत हो सकती है। सेम कंडीशन यहाँ जो बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी चल रही है, बेसमेंट क्लासेस चल रही है, ये नाला टूटता है तो बेसमेंट का पानी भर जाता है तो 5 मिनट भी नहीं लगेगा। यहीं पर अगर तार सर्किट होता है तो 2 मिनट ही नहीं लगेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ भी घटना हो सकती थी। इसके लिए हमें अवेयर रहने की ज़रूरत है, उसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें एकाग्र रहने की ज़रूरत है, एक रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो भी कमियाँ हैं उसको फुलफ़िल करने की ज़रूरत है। कोचिंग अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही कोचिंग चलाए, ताकि किसी साथी की इस तरह से दोबारा जान न जाए, किसी के साथ ऐसी घटना ना हो। यहाँ आग लग जाती है, कभी कभी करंट लग जाता है, कभी पानी से मौत हो जाती है। यार ये हम कैसे सोच सकते हैं? कौन जिम्मेदार है इसका? क्या MCD जिम्मेदारी लेगी अपनी? क्या दिल्ली गवर्नमेंट जिम्मेदार लेगी? क्या कोचिंग वाले जिम्मेदार लेंगे? ये तीनों ही अभी तक नहीं आए। एक डेथ हो जाने के बाद 1-2 करोड़ रुपए देने से सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो सिस्टम का लूपहोल कहीं ना कहीं है और वही ये छात्र बताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो बिल्डिंग है पूरी जर्जर हालात में है। अगर बिल्डिंग के ऊपर हम कैमरा घुमाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि कितनी पुरानी बिल्डिंग है, और कभी भी अगर कोई हादसा होता है तो कहीं ना कहीं ये बिल्डिंग गिर सकती है, कोई भी हादसा हो सकता है, और कभी भी अगर ऐसी स्थिति आ सकती है तो कई बच्चों की मौत हो सकती है। और कहीं ना कहीं से ठीक किया जाना चाहिए। पूरे सिस्टम का लूपहोल है। आप स्टूडेंट को देख सकते हैं कैसे आशा उम्मीद लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं कि किस तरीके से वो पढ़ाई करें और आगे चलकर IAS और IPS बन सके, दूसरी सेवा के लिए कहीं ना कहीं चयन हो सके। क्या कहेंगे आप? सर देखिए, बदले हैं वो कातिल और उनकी निगाहें हैं, वो कत्ल की अदा और खंजर नहीं बदली। वक्त आते हैं, वक्त जाते हैं, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन समस्या हमारे वही रहेंगे। जैसे हम कहते हैं बदले वो कातिल उनकी निगाहें, मतलब हम चले जाएंगे, नए बच्चे आएंगे, फिर नए बच्चे आएंगे, लेकिन ये तार आप दिखाइए चारों तरफ से वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। अभी पटेल नगर में लोग मरे हैं, वही समस्या है। यहाँ भी अभी आप बिल्डिंग सील कर देंगे, क्या जा रहा है सर? एक भूकंप आएगी, सारी बिल्डिंग चली जाएंगी। आप अंदर की व्यवस्था बढ़िया करते हैं, बाहर से वैसे है। तो हम यही कहेंगे कि समस्याएं सबके लिए एक है। हम माँ बाप के सपने लेके आए हैं, पूरा करने आए हैं या पढ़ने आए हैं, और उनको पूरा करना है। और ऐसा नहीं कि अपनी जान दे देंगे तो क्या मिलेगा मुझे, आखिर हम। और दूसरी बात सर, जो हमारे मॉक टेस्ट से, इंटरव्यू से जो बच्चे पास होते हैं, आप फाउंडेशन GS फाउंडेशन का बैच देते हैं, ID देते हैं, तो आप ये बताइए ना कि हमारे बैच में इतने बच्चे थे, इतने पास हुए।
हम हिंदी मीडियम वाले क्यों यहाँ दौड़ के आते हैं? इसीलिए आते हैं कि आप रील देख लेते हैं, गलत रील डालते हैं, रील देखते हैं और वो साल मतलब बहुत सारे इंटरव्यू दिखा देते हैं। आप वो फाउंडेशन जीएस बैच का आप जारी कीजिए ना कि इतने बच्चे हमारे बैच से सिलेक्शन हुए। हिंदी मीडियम वाले माँ बाप सोचते हैं आईएएस आईपीएस बन जाएंगे। भाई वो गहने बेचते हैं, किसी के माँ ने अपने गहने बेचे हैं, किसी बाप ने खेत बेचे हैं, वो सपना लेके ताकि हम मिडिल क्लास वाले फैमिली हैं, हम आगे बढ़ने के लिए आते हैं ना कि और पीछे जाएं। और यहाँ आके 10 साल 12 साल गुजार के पता चलता है कि कोचिंग से कुछ नहीं होता है। आप अपने बच्चों को सेल्फ स्टडी करवाइए, एक अलग मेंटर दिलवाइए और कुछ नहीं है। यहाँ भी वही व्यवस्था है जो आपके घर पे मिल सकता है। तो आप दूर रह के आप, एक कहावत है हमारे यहाँ, दूर के धोर सुहावने होते हैं, लेकिन सब एक ही जैसे होते हैं। पास आते हैं तो वो तबला ही बजता है। आप बताइए कि जो सरकार हमसे जीएसटी ले रही है, भाई साहब इधर, हाँ बिल्कुल, जो सरकार हमसे जीएसटी ले रही है, देखिए गलिए जाके कितनी तो उसके लिए हमें सरकार क्या दे रही है बताओ? पहले आग लगती, संस्कृति में आग लगती, एक पीजी में आग लगती, एक बंदा हमारा करंट से ख़त्म होता है। अब तो ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 डेथें हो रही हैं, सही है ना, हो रही। आप बताइए, जो सरकार पैसा लेती है ना जीएसटी से, 18% जीएसटी ले रही है, सरकार हमारे लिए क्या दे रही है आप बताओ? हम जीएसटी क्यों देते हैं? इसीलिए तो देते हैं जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो करे जाएँ, यानी कि सरकार डिसाइड करेगी ना कि बिल्डिंग कैसी है। अब अभी क्या हो रहा है प्रेजेंट में बताएं, जो सरकार हमारी 2 सरकारें हैं वैसे तो, ये सरकार उन पे आरोप लगा रही, वो सरकार इन पे आरोप लगा रही। आप बताओ किसी सरकार ने जिम्मेदारी ली है कि इसकी जिम्मेदारी बनती है? देखो कबूतर ऊपर बैठा है तो नीचे मलबा गिर रहा है इस बिल्डिंग से। आप बताइए किसी सरकार ने कोई जवाबदेही बनाई है अपनी? किसी ने? पूरा नाकाम है। किसी ने दी है? क्या कहते रहेंगे कि हाँ हम नियम बना रहे हैं, नियम से काम होगा। आप बताइए नियम कब तक चलता रहेगा? ये नियम कब तक चलता रहेगा? ऐसे ही लोग बार बार शहीद होते रहेंगे। तो यही कहना चाहेंगे कि देखोगे तो हर मोड़ पे लाशें मिल जाएंगी, देखोगे तो हर मोड़ पे लाशें मिल जाएंगी, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल नहीं मिलेगा। ये स्थिति इस दिल्ली की हो गई है वर्तमान में, और बिल्कुल व्यापक रूप से शोषण हो रहा है स्टूडेंटों का, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, फीस के मामले में हो, पढ़ाई के मामले में हो, या फिर किसी भी चीज़ के मामले में हो। आप गलियाँ देखोगे, बजाती गलियाँ आपको दिखाई देंगी। खाना आप कहाँ पे खाओगे? इतनी गंदा खाना है कि कुत्ता भी 2 दिन के बाद इनकार कर देगा खाना। हर तरह का शोषण चल रहा है, पर स्टूडेंट एक मजबूरी में वो अपने घर का खेत बेच के, माँ के गहने बेच के कैसे कैसे यहाँ पे आता है और कि हम चल के एक आईएएस बनेंगे। पर यहाँ एक नेक्सस चल रहा है, कोचिंगों का नेक्सस चल रहा है। लूटेंगे और आपके पास ख्याल भी नहीं लेगा कि आप कौन हो, क्या हो। हज़ारों की भीड़ में एक टीचर पढ़ाता है। कौन सी पढ़ाई होती है भाई? हज़ारों की भीड़ में ना कुछ समझ में आता है। आएगा भी तो क्या कर लोगे आप? आवाज़ नहीं उठा पाओगे। 1000 लड़कों में क्या बोल पाओगे आप? कितना क्वेश्चन कर पाओगे आप? तो ये सारे प्रतिमान को निर्धारित करना पड़ेगा। कोचिंग वालों को मिलकर कि कितनी स्टूडेंट होना चाहिए एक टीचर पे, और कैसी व्यवस्था है, रह रहे किसके लिए आ रहे हैं स्टूडेंट, किसके लिए आ रहे हैं यहाँ पे? कोचिंग वाले तो बुला रहे हैं, कौन सरकार तो बुला नहीं रही है। तो इस कोचिंग वालों का ये व्यवस्था होनी चाहिए कि कहाँ पे स्टूडेंट रह रहा है, किस स्थिति में रह रहा है। पढ़ाई ऐसा नहीं हो जाए कचड़े में रहो, सांस लेने की फुर्सत नहीं है। खाना इतना गंदा यहाँ पे खिलाया जा रहा है, वो कैसे कि स्टूडेंट खा के रहता है यहाँ पे, वो स्टूडेंट ही जानता है। जी का भी बहुत बड़ा मसला है कि पीजी में भी इतना गंदा खाना दिया जा रहा है, और मतलब उन्हें पैसे पहले ही ले लेते हैं, वो सारी मतलब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं करवाते। पीजी का खाना भी इतना गंदा दे रहे हैं, 10-12 हज़ार रुपये पहले ही ले लेते हैं, और फैसिलिटी में कुछ भी नहीं, कुछ भी अवेलेबल नहीं। मैं तो रूम लेके रहता हूँ, आपको रूम दिखा सकता हूँ, बहुत गंदा रूम, छोटा सा रूम है एकदम, और 7,000 रुपये का, हाँ बिल्कुल दिखा सकता हूँ। और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो स्टूडेंट जो रहते हैं वहाँ पे 15 आप राजेंद्र नगर चले जाओ, वहाँ 17,000 से स्टार्ट है रूम का। भाई कौन सा रूम दे रहे हो आप? छोटे छोटे रूम का 17,000 रुपये। यहाँ जाओ 8,000 से नीचे, कोई 8,000 से 9,000 रुपये छोटे छोटे रूम मिलते हैं। कौन सा? कुछ भी मतलब फैसिलिटी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। आप देखिए, एक नियम होना चाहिए स्टूडेंट एरिया में, सरकार को भी नियम करना चाहिए कि भाई इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो बेरोजगार बंदा है, घर से मिडिल क्लास का फैमिली है, जिसके माँ बाप कैसे कंडीशन में उसको भेजने आए। तो एक नियम होना चाहिए कि जिस एरिया में स्टूडेंट रह रहे हैं उस एरिया का इस एक लिमिट हो कि इससे का किराया नहीं होना चाहिए, खाना का स्टैंडर्ड इतना होना चाहिए। तो हम आ गए हैं जहाँ पे स्टूडेंट रहते हैं। पहले वो स्थिति हमने दिखाई जहाँ पर वो पढ़ाई करते हैं और किस तरीके से वहाँ हादसा हो सकता है, लेकिन पहले सरकार नहीं जागती है। और वहाँ पीजी पे हम आ गए हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से नाला है, और अगर ये कभी भी टूटेगा तो यहाँ बड़ा हादसा होगा। अब चलिए गली भी आपको दिखाते हैं कि कितनी जर्जर गली है और हालात कैसे हैं। आप देखिएगा, कैमरा आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से ये गली है, जर्जर गली है, तारें किस तरीके से लगी हुई हैं। अगर ये तार कहीं से भी गिर जाती है तो हादसा बड़ा हो सकता है। इन तारों को देखिएगा, ये वो जगह है जहाँ पर स्टूडेंट रहते हैं, और ये हादसे का शिकार कभी भी स्टूडेंट हो सकते हैं। ये पीजिए, ये देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर पानी भरा हुआ है, वहाँ पानी है, लेकिन एमसीडी के कर्मचारी यहाँ पर नहीं आते हैं। किस तरीके से यहाँ कचरा भरा हुआ है। हम अब
आपको आगे भी दिखाएंगे। ये देखिए, ये हालात है जहाँ पर स्टूडेंट रहते हैं, हज़ारों हजार रुपए देते हैं, 10 से 12 हज़ार रुपये देते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती। और जब ये पूरा जर्जर, ये देखिएगा किस तरीके से कूड़ा है यहाँ पर, किस तरीके से नाला बह रहा है और किस तरीके से हम पार इसको करके आ रहे हैं। जाने की भी जगह यहाँ पर नहीं है, लेकिन स्टूडेंट अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पर आता है और वो अपने सपने को पूरा करने के लिए इस जर्जर हालात में रहता है और अपनी जान की परवाह भी नहीं करता। आप देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर हालात हैं और उस गली में हम जा रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको कुछ देर में वो पीजी भी दिखाएंगे जहाँ पर वो स्टूडेंट रहते हैं और किस हालात में रहते हैं, वो भी स्थिति हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये देखिए कैसे एक घर के पास जहाँ पर स्टूडेंट रहते हैं पूरी तरीके से ये नाला बह रहा है। ये मेन रोड है, ये मेन रोड है। हजारों स्टूडेंट इस एरिया से गुजर के जाना पड़ता है हम लोग को। सब्जी मार्केट उधर है और सारे स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं। ये सारी जितने भी लोग हैं यहाँ के उधर जाते हैं सब्जी लेने। तो इस तरह की इस कंडीशन में हेल्थ की हम लोग घुस के जाते हैं और क्या अगर पैर पड़ जाए तो आप 2 दिन खाना नहीं खा पाओगे, इस कंडीशन है। ये पीजी है, ये पीजी है जो आप देख रहे हैं इस वक्त कि यहाँ पर किस तरीके से रहा जाता है। ये देखिए, ये मेन रोड है और मेन रोड का पीजी हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर स्टूडेंट रहते हैं, हज़ारों का किराया देते हैं, लेकिन उनके कोई भी सुविधा उनको दरअसल नहीं मिलती है। और ये सच्चाई है, ये हकीकत हम आपको दिखाने के लिए लाए हैं इन गलियों में कि आखिर हकीकत क्या है और किस अवस्था में छात्र रहते हैं। कोई सुविधा नहीं दी जाती, हज़ारों का किराया उनसे लिया जाता है। उस पार कैसे कोई पार पर आप बताइए कैसे पार किया जाए इसको? इसी में घुस के जाना पड़ेगा आप लोगों को। इतनी गंदी स्थिति में रह रहे हैं हम लोग और कोई हम लोग को ख्याल करने वाला नहीं, कोई पूछने तक नहीं आता है भाई क्या कर रहे हो। तो चलिए अब वो रूम भी देखते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से ये छात्र वहाँ पर रहते हैं और 10-12 हज़ार रुपये उसका किराया है, लेकिन किस अवस्था में वो रह रहे हैं वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। क्योंकि इस गली में जब हम आए तो आने लायक ये गली नहीं थी। ये पानी 10 दिन तक यहाँ ऐसे ही जमा रहेगा। 10 दिन तक ऐसे ही रहता है, रोज स्टूडेंट आते जाते हैं भाई यहाँ से। तो आप सुन रहे हैं, साथ ही साथ शिकायत किस तरीके से यहाँ पर छात्र कर रहे हैं कि स्टूडेंट यहाँ से आते जाते हैं, हादसा कभी भी हो जाएगा। आप इसके नीचे देखिएगा किस तरीके से नाला बह रहा है और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे नाला बह रहा है और यहाँ पर अगर किसी का भी पैर फिसलता है, किसी छात्र का भी, तो नाले के अंदर डूब सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन एमसीडी नहीं जाग रही है और एमसीडी को इंतज़ार होता है हादसे का। तो चलिए अब आपको पीजी के हालात दिखाते हैं जहाँ पर हज़ारों रुपए बच्चे देते हैं, लेकिन किस तरीके से वहाँ पर रहते। देखिएगा आप कितना ये जीना है कि यहाँ पे एक ही व्यक्ति यहाँ पर से चढ़ सकता है और एक ही व्यक्ति यहाँ से आ सकता है। ये पीजी के हालात है जो हम आपको दिखा रहे हैं और ये हकीकत है कि बच्चों से किस तरीके से पैसा लिया जाता है। ये देखिएगा किस तरीके से कचरा पड़ा हुआ है, लेकिन इसे उठाने वाला कोई नहीं है और ये कचरा ऐसे ही तकरीबन पड़ा रहता है। पीजी मालिक का पैसा तो अथा लेते हैं, लेकिन काम क्या करते हैं उसकी हकीकत आपके सामने। ये देखिएगा, ये देखिए किस तरीके से पीजी है और यहाँ पर आते ही आपको पानी मिल जाएगा जिसकी निकासी नहीं है और स्पेस किस तरीके का है आप देखिएगा, कितना छोटा पीजी है। ये देखिएगा, ये सिस्टम आप देखिएगा किस तरीके से यहाँ ये वॉशरूम है, जर्जर हालात में ये गेट, ये है एक छोटा सा बाथरूम है। यहाँ पर संकरी गली है, संकरी गली में फिर वो कमरा भी हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर रहते हैं। तो हम आपको वहाँ पर ले आए हैं जहाँ पर पीजी में स्टूडेंट रहते हैं। आप देख सकते हैं कितना छोटा सा कमरा है और इसमें किस तरीके से स्टूडेंट ने व्यवस्था की गई है कि कैसे वो पढ़ेगा, कहाँ पर सोएगा, कहाँ पर उस किताबें रखेगा। और इतनी छोटी सी जगह है और किराया सुनकर आप चौंक जाएंगे। 10,000 रुपये इसका किराया है, 10 से भी ऊपर हो सकता है। और इसका किराया जब पीजी मालिक लेता है तो कोई भी व्यवस्था नहीं देता है। सबूत आपको बताएंगे। बिल्कुल, ये इतना छोटा रूम है, हम 2 लोग रहते हैं, किधर एक सोते हैं हम। देखिए मैं नीचे सोता हूँ और इतना एक इंसान घर से आ जाए आप नहीं यहाँ पे सुला पाएंगे। इसी में हम खाना बनाते हैं, ये हमारी किताबें हैं, वो हमारी किताबें हैं, इसी में रहना है। और इसका रूम का रेंट है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये सोचिए कि किस हिसाब से 10,000 रुपये लेते हैं। कोई साफ सफाई नहीं, आप बाहर भी देखे होंगे, कोई तरह की व्यवस्था नहीं। कुछ बिगड़ जाए तो 2-3 दिन बिगड़ता रहता है। हम ही लोग कोशिश करके बनाते हैं। ये कंडीशन यहाँ की है, कोई सुध लेने वाला हम लोगों का नहीं है। हाँ। तो ये सिस्टम की नाकामी है कि कोई सुध लेने वाला नहीं है। पीजी मालिक किस हिसाब से मन माना पैसा लेता है और मन मुताबिक कुछ भी करता है। लेकिन जिस गेट से हम निकलेंगे वो गेट आप देखिएगा, और वो मैं इसलिए आपको दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ से एग्जिट करने का बस एक ही रास्ता है, वो भी पतली सी गली है। नहीं तो छात्र को अगर कोई हादसा हो जाता है तो यहाँ से कूदना पड़ेगा।
और वो मैं किस लिए कह रहा हूँ, आप इस तस्वीर को देखिएगा, क्योंकि इस गेट से मैं निकला, ये संकरी पतली सी गली है जहाँ पर 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं आ सकते, एक छात्र मुश्किल से यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे आप देखिएगा नीचे किस तरीके से, नीचे अगर यहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो जीने तक कोई भाग के नहीं जा सकता है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं छात्रों को कूद कर अपनी जान बचानी पड़ेगी। ये पीजी के हालात हैं। और यहाँ पर अगर कोई हादसा हो जाता है तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या सिस्टम हादसे का ही इंतज़ार कर रहा है? एक और हम आपको दिखाते हैं, स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हालांकि हम उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन हम दिखा देना चाहते हैं कि किस तरीके से ये रूम है। देखिए सपने किस तरीके से दीवारों पर बच्चे के लगे हुए हैं कि किस तरीके से उन्हें पढ़ना है, आईएएस बनना है। सामने देखिएगा घड़ी के बगल में किस तरीके से आईएएस का सपना यहाँ पर लिए संजोए हैं। लेकिन ये छोटा सा कमरा और छत दिखाएंगे कि किस तरीके से इस छत पे दरारें पड़ी हुई हैं। 10 से 12 हज़ार रुपये लिया जाता है इनसे, लेकिन ये छत कब गिर जाए भगवान भरोसे हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि ये छात्र भगवान भरोसे हैं। और पीजी मालिक यहाँ पर आता भी है तो सिर्फ पैसा लेने आता है, या स्टूडेंट जाकर पैसा दे देते हैं। बस यही यहाँ पर हो रहा है। छात्र उस सपने को आखिर कैसे देखेगा, आगे आने वाली पीढ़ी आखिर वो सपना कैसे देखेगी? क्योंकि अगर ये तस्वीर कहीं ना कहीं हम आपको दिखा रहे हैं तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी दिखा रहे हैं, क्योंकि इस पीढ़ी के लिए तो ज़रूरी है कि सिस्टम कहीं ना कहीं सोचे और इन युवाओं के सपने को पूरा होने दिया जाए। लेकिन सिस्टम फेल हो चुका है, सिस्टम सड़ चुका है, और उस सड़ी हुई तस्वीर को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सिस्टम सड़ा हुआ है। एमसीडी कोई काम नहीं कर रही है, पीजी मालिक अथाह पैसा ले रहा है, लेकिन उस पैसों के बावजूद भी उनको वो सही सुविधा नहीं दे पा रहा जिनके वो हकदार हैं। तो अब हम उस जगह पर आ गए हैं जिस तरीके से हमने देखा था कि ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट में पानी घुसा था, किस तरीके से पाइप फटी जब बारिश आई और बगल की पाइप फटी और सारा पानी बेसमेंट में जा घुसा। वैसे ही नेहरू विहार के अंदर आप देखेंगे ये नाला है, इस नाले में अगर पानी भरेगा तो सीधे एक कोचिंग सेंटर में घुसेगा, क्योंकि ये नाला बरसाती दिनों में काफ़ी उफान पर आ जाता है और पानी इसमें भर जाता है। आप देख रहे हैं कि वहाँ से किस तरीके से नाला आता है, फिर ये यमुना में मिल जाता है। लेकिन इस नाले में जब भी पानी भरता है वो पुल है, और पुल से आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो कोचिंग सेंटर पड़ेगा। हम आपको यहाँ से कोचिंग सेंटर दिखा देते हैं कि किस तरीके से सामने कोचिंग सेंटर है। सामने कोचिंग सेंटर आप देखिएगा, अगर यहाँ से नाला भरता है तो यहाँ से पानी सीधे रोड की तरफ से आएगा और रोड की तरफ से आगे जाके वहाँ पर चला जाएगा और कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाएगा। यानी वैसा ही हादसा जैसा ओल्ड राजेंद्र नगर के हुआ वैसे ही यहाँ हादसा हो सकता है, लेकिन उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं की जाती, यानी हादसे का इंतजार किया जाता है। हाँ, अभी कुछ बेसमेंट को सील किया गया है, लेकिन ये कुछ ही बेसमेंट हैं। अभी एमसीडी कार्रवाई कर रही है, देख रही है। अगर आप जाएंगे कुछ और दूरी पर तो आपको ऐसे और बेसमेंट मिल जाएंगे जिसकी ना एनओसी ली जाती है, ना ही वो पुलिस प्रशासन से देखता है, ना एमसीडी कोई कार्रवाई करती है, और फिर हादसा हो जाता है। 3 बच्चों की मौत हो जाती है, 3 छात्रों की मौत हो जाती है जो सपने लिए होते हैं, सपने संजोए हुए होते हैं। राव आईएएस स्टडी सेंटर, ये नाम आपको इस वक्त दिख रहा होगा, नीचे लिखा है करोल बाग। यानी यहीं पर बच्चे वो सपना देखते थे कि किस तरीके से वो आईएएस बन पाएंगे, लेकिन वो सपना चकनाचूर हो गया। और वो सपना चकनाचूर कैसे हुआ उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। ये आपको नीचे बेसमेंट दिख रहा होगा, इसी के अंदर बेसमेंट है और इसी बेसमेंट के अंदर पानी भरता है, और पानी भरने की वजह से उन 3 छात्रों की मौत हो जाती है, दर्दनाक मौत हो जाती है। पुलिस भी 5 घंटे बाद आती है, जिसके बाद कार्रवाई की जाती है, बाकियों को तो बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन वो 3 छात्र बाहर नहीं निकल पाते। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिएगा, अभी यहाँ पर पुलिस आपको नजर आएगी, किस तरीके से फोर्स आपको नजर आएगी, लेकिन उस वक्त सिर्फ वो छात्र थे जो सपना देख रहे थे और जो बेसमेंट में पढ़ रहे थे कि किस तरीके से वो आईएएस बनेंगे और अपने देश की सेवा करेंगे। लेकिन अब वो सपना नहीं देख सकते क्योंकि वो अब इस दुनिया में ही नहीं है। ये बेसमेंट है और इसी तरीके से बेसमेंट में राव आईएएस स्टडी सेंटर चल रहा था। हालांकि ये पूरी बिल्डिंग है, लेकिन बेसमेंट में किस तरीके से लाइब्रेरी थी, बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे थे और वहाँ किस तरीके से पानी भरा। कहा जाता है कि बगल में ड्रेनेज पाइप थी और वो पाइप अचानक से
से फट गया और उस पाइप के फटने से एकदम पानी जा भरा, और जब बेसमेंट पे पानी भरा तो निकलने का कोई रास्ता नहीं था। और जब निकलने का रास्ता एक ही था, क्योंकि एग्जिट पॉइंट कहा जाता है कि एग्जिट और एंट्री एक ही जगह से थी, वहाँ से निकलने में काफ़ी मशक्क़त हो रही थी। और अचानक से जब पानी भरा तो वो तीनों छात्र मौत के मुंह में समा गए। और वो तीनों छात्र किस तरीके से बचाने की गुहार लगा रहे होंगे उस वक्त, किस तरीके से प्रार्थना कर रहे होंगे कि उनकी जान बच जाए, लेकिन उनकी प्रार्थना आखिर कैसे स्वीकारी जाती, क्योंकि ये सिस्टम की लापरवाही थी और सिस्टम की लापरवाही ने उन तीनों छात्रों को मार डाला। अभी यहाँ पर फोर्स तैनात है, अभी यहाँ पर पुलिस तैनात है, लेकिन सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर छात्र अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। वो तस्वीर आप देख सकते हैं कि हाथों में तिरंगा झंडा है, धूप काफ़ी है और धूप में छाता लिए हुए भी कुछ छात्र आपको नज़र आ जाएंगे, लेकिन छात्रों की तादाद काफ़ी है और ये छात्र इस वक्त इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और इनका यही कहना है कि जिस तरीके से अवैध तरीके से बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चलाए जाते हैं, बच्चों की मौत हो जाती है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि यूपी बिहार कई और जगह से सपने लिए बच्चे यहाँ पर आते हैं, लेकिन उन बच्चों का सपना चकनाचूर हो जाता है। किस तरीके से हादसा पेश आता है उसकी तस्वीर तो हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन कड़कती धूप है और कड़कती धूप में ये छात्रों की तस्वीर है कि किस तरीके से वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि सिस्टम सुनो तो सही। ये सड़ा हुआ सिस्टम जब ठीक हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इन छात्रों की हालात भी ठीक हो जाएगी और ये छात्र आपको यहाँ पर नजर नहीं आएंगे। एमसीडी की लापरवाही है, सिस्टम की लापरवाही है और इस लापरवाही की वजह से किस तरीके से 3 छात्रों की जान चली जाती है। और अभी कई और ऐसे ही कोचिंग सेंटर है जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई भी नेहरू विहार के अंदर, और इस वक्त करोल बाग के अंदर हम हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर हैं और वहाँ की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये लोग अब इंसाफ कर रहे हैं। हाथों में किस तरीके से आप देख रहे हैं कि यूपीएससी की किताबें उन्होंने थामी हुई हैं और दिखा रहे हैं कि हम एस्पिरेंट हैं, हम किस तरीके से परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लाखों की फीस देते हैं, मीलों का सफ़र तय करते हैं। माँ बाप इन बच्चों के लिए सब कुछ अपना दांव पर लगा देते हैं, लेकिन उन माँ बाप के बच्चे ही उनको नहीं मिल पाते क्योंकि वो मौत के मुंह में समा जाते हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से बेसमेंट में छात्र पढ़ रहे थे और तीनों छात्रों की मौत हो जाती है, यही सच्चाई है और इसी सच्चाई को हम यहाँ पर बयां कर रहे हैं क्योंकि ये सच्चाई आपको दिखानी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ऐसी कई तस्वीर हैं। आगे तक मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं कई और इंस्टीट्यूट हैं, वो भी चलते हैं। आप अगर दाएं भी दिखाएं बाएं भी दिखाएं तो कई इंस्टीट्यूट यहाँ पर चलते हैं और बेसमेंट पे भी चलते हैं, अवैध तरीके से चलते हैं। लेकिन क्या एमसीडी को पहले कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं थी? क्या सिस्टम को पहले कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं थी? अब 13 कोचिंग सेंटर को सील किया गया है, अब फोर्स तैनात की गई है, अब एमसीडी जगह जगह का दौरा कर रही है क्योंकि 3 छात्रों की मौत हो गई है। इसी मौत का इंतज़ार सरकार करती है, इसी मौत का इंतज़ार सिस्टम करता है। जब इन बच्चों को यूं ही बैठना पड़ता है धूप के अंदर, इन बच्चों को इंसाफ के लिए सड़क पर बैठना पड़ता है, जो तपती सड़क है। और कितना मेहनत ये छात्र कर रहे हैं अपने भविष्य को सुधारने के लिए कि अगर इनका भविष्य सुधर जाएगा तो आगे आने वाली पीढ़ी को ऐसे सड़क पर नहीं बैठना पड़ेगा। जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये आज की तस्वीर नहीं है, पहले भी ऐसी तस्वीर आती रही है, लेकिन 5 दिन खबर बनती है और 6ठे दिन सब खामोश हो जाता है। सरकारी तंत्र ऐसे ही काम करता रहता है और सिस्टम फेल हो जाता है। फिर छात्रों को यूं ही सड़क पर बैठना पड़ता है और छात्रों को बताना पड़ता है कि भैया हम छात्र हैं, हम देश का भविष्य हैं, हमारी भी सुन लो, हमारी आपको सुननी पड़ेगी। ऐसे ही पोस्टर लेना पड़ता है और ऐसे ही बताना पड़ता है कि कैसे ख्वाब लिए यूपी बिहार और अन्य राज्यों से हम आते हैं, लाखों का पैसा देते हैं और यहाँ पर पढ़ते हैं। लेकिन सिस्टम सरकार को कोई परवाह नहीं है। परवाह है तो उस राजनीति की कि 5 साल कौन कुर्सी पर बैठेगा और कौन विराजमान होकर सत्ता चलाएगा। आज देश के भविष्य से बातचीत करते हैं कि 3 छात्र किस तरीके से उनकी मौत हुई है। अभी भी राजनीति हो रही है, लेकिन ये छात्र कितना पैसा दे के यहाँ पर आते हैं, अभी भी उन छात्रों के लिए वो लड़ रहे हैं जिन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम भरत अवाना है। क्या कहेंगे, क्योंकि लाखों का पैसा कोचिंग सेंटर में आप लोग देते हैं,
लेकिन फिर भी कोचिंग सेंटर वाले जो ये तस्वीर पेश करते हैं कितनी सही है कितनी गलत है, सही तो बिल्कुल नहीं है, पर नाकामी कितनी है कोचिंग सेंटर के सिस्टम की। देखिए कोचिंग सेंटर, हर कोचिंग सेंटर आप जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं ऑन एन एवरेज कम से कम 2 लाख रुपए लेता है साल का, जो भी ये अपना कोर्स प्रोवाइड करते हैं, और 2 लाख रुपए लेते हैं, पैसा लेते हैं। उसके बाद इनको कोई मतलब नहीं है, क्लासेस अपनी देते हैं, क्लासेस अच्छी देते हैं, लेकिन कोई भी सेफ्टी मेजर नहीं लेते। आप देखेंगे बेसमेंट में चल रही है लाइब्रेरी, किसी को कुछ एमसीडी वाले नोटिस भी दे रहे हैं कि वो सिर्फ स्टोर रूम हो सकते हैं, लेकिन इलीगली राउज एंस ने अपना एक लाइब्रेरी खोला, ठीक है। उसमें हमारे 3 दोस्त तड़प के उसमें डूब के मर गए। अभी तक राउज आईएएस ने अपनी एक भी गलती नहीं मानी। उन्होंने सिर्फ सॉरी का एक हमें मैसेज दिया, एक नोटिस दिया, सॉरी उसमें मांगा। सो हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहली डिमांड तो कंपनसेशन प्रोवाइड करे, और दूसरी चीज़ कि अपनी गलती माने। कोई भी ऑफिशियली राउज आईएएस का ऑफिशियली आके हमसे बात करे, हमसे डिस्कस करे, अपनी गलती माने, कंपनसेशन प्रोवाइड करे फैमिली को। टोटली अगर आप बताएं, क्योंकि आप तो यहाँ रहते हैं, स्टूडेंट है, कितना पैसा आप लोगों का लग जाता है, जैसे पीजी, बिजली का बिल देना, कोचिंग सेंटर में फ़ीस देना? देखिए अगर अकोमोडेशन की बात करें और खाने पीने की बात करें तो कम से कम 30,000 रुपये पर महीना, और अगर हम साथ में कोचिंग भी जोड़ दें, कोचिंग लेती है 2 से 2.5 लाख रुपये सालाना, जो भी उनका पैकेज होता है उसमें जो भी वो प्रोवाइड करते हैं, और हर महीने का हमारा 30,000 रुपये होता है। अगर आप इसको आप सालाना लगाओ तो 3.5 से 4 लाख रुपये हो जाता है। हमें ये सब यहाँ पे खर्च करना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक ब्रोकरेज सिस्टम है। जो ब्रोकरेज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है यहाँ पे, जितना आपका रेंट है उतना ही आपको ब्रोकरेज देना होगा। ब्रोकर यहाँ पे ऐसे है कि एक बार आपसे पैसा ले लेंगे, झूठी बात बोलेंगे। अगर कोई भी आपको, वो कहते हैं कि अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी आप हमसे कोऑर्डिनेट करें, मीठी बात बोलेंगे, फिर उसके बाद कोई हमसे कोऑर्डिनेट नहीं करता, फ़ोन तक नहीं उठाते, नंबर ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे यहाँ के ब्रोकर हैं। क्या कहेंगी, जो सरकारी तंत्र पूरी तरीके से फेल हो चुका है, सिस्टम फेल हो चुका है? पहले भी तस्वीरें ऐसी आती थी, ऐसा नहीं कि पहली बार तस्वीरें, हम पहले भी तस्वीरें दिखा चुके हैं। आखिर क्यों ये सिस्टम नहीं सुधरता है? आपकी आवाज़ क्यों नहीं सुनी जाती? सिस्टम निर्दयी हो चुका है। सिस्टम को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि बच्चों की जान की कोई कीमत है या नहीं है। ये राजनेता है, ये आज यहाँ पे आए हैं, क्या ये यहाँ पे पार्षद है या MP MLA, उनको पहले से नहीं पता था कि करोल बाग ORN का ये रोड है, ये इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है? उनको पहले भी पता था, पर वो कभी भी नहीं आए। आज वो बस अपनी पब्लिसिटी के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, उनको चीप पॉपुलैरिटी अपनी चाहिए, वो करके जा रहे हैं। लेकिन बच्चों का 5 दिन बैठे हो, शायद 10वें दिन के बाद ये लोग पुलिस से ही कह देंगे कि लाठी चार्ज कर दो, और उसके बाद शायद ये प्रोटेस्ट ही ये लोग हटवा दे, जैसे हर बार करते हैं। तो ये सिस्टम का ही फेलियर है। बच्चों की, हम यहाँ कैसी कंडीशन में रहते हैं, हमारी फैमिलीज़ हमें क्या सेक्रीफाइस करके भेजते हैं, इन लोगों से इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? ये जो कैपिटलिस्ट है, ये कोचिंग माफियाज, इनको बस इनकी पड़ी है। आज भी ये सारे अंदर बैठे हैं सेफ़ होके, इनसे कोई कुछ नहीं बोल रहा। बाहर जो बच्चे तप रहे हैं उनकी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार के लिए मान लेते हैं कि हम उनके वोट बैंक के अंदर नहीं आते हैं, हम यहाँ के रेजिडेंट नहीं हैं, तो ये हमारे पे ध्यान भी ना दें। पर कल जब इंसिडेंट हुआ था, उसके अगले दिन जब हम यहाँ प्रोटेस्ट के लिए बैठे थे, तो यहाँ के रेजिडेंट्स बोल रहे थे कि हमें 16-17 साल हो गए जब से हमने समझ पकड़ी है, सुधार की कोई आशंका तक भी नहीं दिख रही है। मतलब यहाँ के रेजिडेंट्स को तो आप कैटर करिए कम से कम। हम तो चलिए बात की बात है, हालांकि बात की बात तो नहीं है हम भी, पर बोलने के लिए बोल देते हैं कि हम बात की बात है, पर यहाँ के रेजिडेंट्स की तो आप डिमांड्स कैटर करिए। वो खुद पानी से परेशान हो रखे हैं। ट्विटर पे, अलग अलग सोशल मीडियाज़ पे आप तस्वीरें देख पाएंगे कि कितना पानी जमा हो गया था, पूरी की पूरी बाइक सबमर्सी हुआ था। मेरी खुद की क्लास चल रही थी 6:30 बजे तक, यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 बजे तक एक्सटेंड हो गई थी। यहाँ पे इतना पानी इकट्ठा था, मैं और मेरे ब्रदर थे, हम यहाँ से मुड़ के वापस गए थे जब यहाँ पे जाम लगा हुआ था। तो ये इनको क्या सेफ्टी से फ़र्क पड़ता है? चाहे बारिश आए, तूफ़ान आए, फिर भी इनको क्लास चलानी होती है कि तुम आओ, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करो, वरना हमारा बैच एक्सटेंड हो जाएगा। नए बैच के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे? जैसे मैं रह रही हूँ, अगर मैं अकेले रह रही हूँ तो कम से कम मेरी फैमिली को 30,000 मुझे मंथली पे करना पड़ेगा, और गर्मियों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल एक AC का कम से कम 10,000 से ऊपर आता है। तो सोचो कितना मुश्किल है। 30,000 कम से कम है। अच्छा, फीस भी काफ़ी महंगी है, 2-2-2.5। मैं पहले आपकी पिछले वाले प्रश्न का आंसर देना चाहूँगा कि 20-30 हज़ार रुपये दे के भी इतनी वाहियात हमें सहूलियत मिल रही है कि हम क्या बताएं। कैबिन से छोटे कमरे में बच्चे रह रहे थे। मैं और मेरे पापा जब रूम्स देखने आए थे, ऐसे हमने जगह देखी कि जहाँ पे हम हमारे अगर कोई पालतू कुत्ता भी होता हम उसको भी वहाँ नहीं रखना चाहेंगे। सामान्य कोर्स वही है, सबसे कम कोर्स है कि फ़ीस है CSET की, जिसकी कम होती है, वरना 60,000 से कम में तो कोई ऑप्शनल नहीं है। GS की कहीं 1.5 लाख से कम नहीं है। मेंटोरशिप लो तो भी तुम 60,000 90,000 इतने दो।
लूट रहे हैं यहाँ पे, लूट मचा रखी है। ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो फीस स्ट्रक्चर बना रखा है, जो आप ये पैसा डिमांड कर रहे हो हमसे, इसका ब्यौरा दो कि आपने कहाँ ये इतने पैसा क्यों मांग रहे हो, और ये जो नंबर आप हमें प्रोवाइड करो कि भाई प्लीज़ पे दिस अमाउंट ऑफ फी, ये आपने कहाँ से डिराइव किया, कहाँ से आया ये आपके पास, तो पूरा उसका कच्चा चिट्ठा दीजिए। सिद्धार्थ तिवारी। सिद्धार्थ, हमने देखा है कि आपने लिखा हुआ है कि लाइब्रेरी अच्छी प्रोवाइड कराई है, 1.5-2 लाख रुपए कोचिंग सेंटर फीस लेता है, पीजी में रहते हैं तो 12-13 हज़ार रुपये का छोटा सा रूम मिलता है, खाने को सही नहीं है, पूरा का सिस्टम स्ट्रक्चर ख़राब हो गया है, क्या है? देखिए, जो अभी हमारे साथी जो गुजरे हैं, जिनकी डेथ हुई है, डेथ नहीं मर्डर कहेंगे इसको, ठीक है, तो वो मर्डर लाइब्रेरी में ही हुई है, और इन प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट के लाइब्रेरी में मर्डर हुआ है। तो हम ये पूरा एकदम मतलब कॉमनली डिमांड करते हैं सरकार से कि ये पूरी प्राइवेट लाइब्रेरी बंद की जाए, क्योंकि ये लोग हमारी जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, और सरकारी लाइब्रेरी चालू की जाए, उचित दाम पर चालू की जाए, क्योंकि आप देखिएगा कि कहीं 2500 रुपये लेते हैं, कहीं 4000 लेते हैं, कहीं 5000 लेते हैं। अभी हाल ही में जब घटना हुई है तो बेसमेंट के ऊपर वाली जो लाइब्रेरी है उसका दाम बढ़ा दिया गया है। तो हम लोग सरकारी लाइब्रेरी चाहते हैं, और वो भी उचित दाम पर और सुरक्षा के साथ चाहते हैं। ये हमारी डिमांड है, और ये बहुत ज़रूरी डिमांड है, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे लाइब्रेरी में ही, क्योंकि यहाँ पर 20-20 हज़ार रुपया रेंट देकर हम लोग 5 आदमी रहते हैं एक साथ, तो हम रूम पर नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए हम लोग लाइब्रेरी जाना पड़ता है, और लाइब्रेरी में हम जो है मोटी रकम नहीं दे सकते, क्योंकि हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। ये सर हमारा कहना है। आप अपना नाम बताएंगे? हमारा नाम रवि है। क्या कहेंगे? हम सबसे पहला डिमांड ये रखना चाहते हैं कि यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी होना चाहिए गवर्नमेंट का, जिसमें मिनिमम रुपीज़ में सब एस्पिरेंट आके पढ़ सके, और प्रॉपर सेफ्टी होना चाहिए। और ये जो नेक्सस बना हुआ है, कोचिंग वाले, लाइब्रेरी वाले, ब्रोकरेज, हॉस्टल वाले, ये सब टूटना चाहिए। इलीगली जो चल रहे हैं, एमसीडी वाले को प्रॉपर लेना चाहिए एक्शन। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा अभी निकल के आ रहा है। चलिए ठीक है, हम कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं, छात्री हैं, और उनसे जानेंगे, क्योंकि अभी लाइब्रेरी का मुद्दा ये लोग कह रहे हैं कि लाइब्रेरी में किस तरीके से मौत हुई है, और वो सुरक्षित लाइब्रेरी चाहते हैं। जिम्मेदार सब है, जिम्मेदार सिर्फ पुलिस नहीं, जिम्मेदार सब है। देखिए, ये ऐसा एक चीज़ है, इसके लिए शार्लक होम्स जैसा डिटेक्टिव नहीं चाहिए, एक ओपन एंड। आपको भी तो पता है, आप बोलिए, आपको पता नहीं कौन जिम्मेदार है? सबको पता है जिम्मेदार है, लेकिन ये 30 दिन ये चलेगा, कमेटी बिठा रहा है, इसका क्या ज़रूरत है? सबको पता है क्या हुआ है। इसके लिए ऐसा कोई शार्लक होम्स को नहीं चाहिए हमें कि उनको लाना पड़ेगा, वो सॉल्व करेगा ये केस। बिल्कुल, आपने देखा है कि संविधान हाथ में लिए हुए हैं, आर्टिकल की बात कर रहे हैं। आपने नेताओं को संसद के अंदर संविधान की कॉपी लेते हुए देखा होगा, संसद के बाहर संविधान की कॉपी लेते हुए देखा होगा, लेकिन यहाँ पर कोई नेता संविधान की प्रति लेकर नहीं आया है, ना ही बता रहा है कि उस संविधान की प्रति के हिसाब से या उस संविधान के हिसाब से इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, इनके वो अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन हाँ, जब राजनीति करनी होती है तो सारे सांसद महोदय, सारे नेता महोदय संविधान की कॉपी लेकर ज़रूर आ जाते हैं। लेकिन इन छात्रों की तस्वीरें भी देखनी चाहिए, और इनको वो अधिकार मिलने चाहिए जो ये चाहते हैं। कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, छात्रों से बातचीत करेंगे। उन लोगों से लिखित में चाहिए कि हाँ, कार्रवाई हो रही है और होएगी। रेंट का मामला है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, 6 फ्लोर बने हुए हैं ऊपर मतलब आप ये देखिए, फ्लोर मतलब छत जो होती है, छत के ऊपर कंस्ट्रक्शन बना हुआ है जो इलीगल है। बेसमेंट में लाइब्रेरीज बनी हुई है, बेसमेंट में कोचिंग्स चल रही हैं, बेसमेंट में जिम्स चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, सब खुलेआम चल रहा है। तो जिम्मेदार सब है। मतलब यहाँ पे वाटर क्लॉगिंग का इशू है, ये बहुत टाइम से है, ये कोई नई बात नहीं है, वाटर क्लॉगिंग हमेशा होता है यहाँ पे। लेकिन उस टाइम ऐसा हुआ, लाइब्रेरी कुछ 1 महीना भी नहीं हुआ है लाइब्रेरी बने हुए, कैसे बन गई लाइब्रेरी, यहाँ पे पानी कैसे चला गया, सब इंक्वायरी होनी चाहिए। सब मतलब जो भी ऑफिशियल इसमें जिम्मेदार है, सब लोगों को सज़ा होनी चाहिए। मैं बोल नहीं सकती किसकी गलती है, लेकिन सबकी मिलीजुली गलती है, क्योंकि बेसमेंट में लाइब्रेरी अलाउड नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली अलाउड नहीं भी थी, जब बनी थी तो ऑलरेडी कंप्लेंट कर दी गई थी। शायद 7 जुलाई को ऑलरेडी एमसीडी वालों को बोल दिया गया था कि बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी है, इलीगल तरीके से बनी है, बट उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। वैसे जब भी आते हैं, कोई भी ठेले वाला होता है, कोई भी स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, उनको पिटाई करके हटाते हैं, लेकिन इनको मतलब ये लोग ने पैसे दे देते हैं तो उनसे कुछ भी नहीं कहते। 90% चीज़ें यहाँ पर बेसमेंट में बनी हुई है। आप लाइब्रेरी देख लो, इवन मेरी लाइब्रेरी खुद बेसमेंट में थी, वो तो मैं थैंक गॉड उस दिन आई नहीं, वरना कुछ भी हो सकता था। हिमांशु शर्मा, वाजीराम एंड रवि से तैयारी करी थी। हिमांशु, क्या कहेंगे? अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, छात्र हैं, जिन्होंने हमें बताया कि बेसमेंट में अभी भी क्लासेस चल रही हैं, क्या सच है? देखिए, बेसमेंट में क्लासेस चल रही थी, अभी 2-3 दिन के लिए टेम्परेरी उन्होंने बंद करा है। पिछली घटनाएं जितनी भी हुई हैं उनमें भी हमने देखा है कि सिर्फ टेम्परेरी सील लगी और 5-6 दिन बाद हालत जस की तस हो गई। प्लस
एमसीडी और ये जो दिल्ली पुलिस है, कल इन्होंने लोगों को जेल भेजा, जुडिशियल कस्टडी भेजा। राउस आईएएस के जो ओनर हैं, कल्पेबल होमिसाइड का एफआईआर उनके अगेंस्ट होना चाहिए। और ये एमसीडी जो छोटे छोटे ऑफिशियल्स को टर्मिनेट कर रही है, बड़े जो अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। एक जूनियर इंजीनियर या इंजीनियर को टर्मिनेट करके कुछ नहीं होना। सिस्टम पूरा रोटन है, पूरी अकाउंटेबिलिटी इन्हें लेनी चाहिए। ये फ़िलहाल तो कोचिंग जितनी, मैं जिस लाइब्रेरी में जाता हूँ करोल बाग मेट्रो स्टेशन के नीचे 600 बच्चे उसमें पढ़ते हैं। एक इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी है वो, और हम जब क्लासेस में भी जाते हैं लगभग 500 बच्चे। अब ऐसा तो है नहीं कि ये कोचिंग वाले हमें एथिक्स पढ़ा रहे हैं, अर्बन गवर्नेंस पढ़ा रहे हैं, इन्हें नहीं पता, सिर्फ एक एक एग्ज़िट और वो है। अगर आग लगी, इनके पास कोई प्रिकॉशंस नहीं है, कोई दिल्ली फायर सर्विसेज पहुंच नहीं पाएंगी, और बहुत बड़े हादसे के इंतज़ार में है हम लोग अगर कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं लिया गया तो। मेरा नाम सौरभ सिंह है और मैं यूपी में बनारस का रहने वाला हूँ, और मैं पिछले 2 सालों से यहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में रह रहा हूँ। बीच में मैं इलाहाबाद में भी रह रहा था, तो वहाँ से फिर हमने शायद चीज़ें उस लेवल की, इंग्लिश मीडियम की क्लासेस नहीं थी उतनी अच्छी, तो हमें दिल्ली आना पड़ा था। कॉस्ट यहाँ पे दोगुना है। जहाँ पे हम इलाहाबाद में 5,000 6,000 में रहते थे, वहाँ पे हमें 15,000 20,000 में रहना पड़ता है। सो ये इशूज़ तो हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे लाइक वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, रूम रेंट की प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें हैं, आई थिंक कि इसके ऊपर एक्शंस लेने चाहिए प्लीज़। तो अभी आप यूपी से आए हैं, बनारस से आए हैं, कितना टोटल अमाउंट यहाँ पर लग जाता है रहने का, सब कुछ कोचिंग का देने का टोटल? सर देखो, अगर आप यहाँ पे कोचिंग क्लासेस का देखोगे सिर्फ जीएस पोर्शन का, तो उसकी फ़ी जो होती है वो 1,75,000 रुपीज़ होती है एक इंसान की। अगर उसके बाद आप ऑप्शनल की करने जा रहे हो तो 45,000 to 50,000 रुपीज़ होती है। टेस्ट सीरीज़ करने गए तो आप उसका कम से कम 20 से 25,000 रुपये दे के आओगे। प्रीलिम्स का अलग, मेंस का अलग टेस्ट सीरीज़। तो ओवरऑल आपके मान लीजिए सिर्फ 3 लाख तो यहाँ पे कोचिंग्स वगैरह के आसपास चीज़ों के लग जाते हैं। पीजी वगैरह का नहीं, पीजी का ही मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आप पीजी का आपके 20-25,000 रुपीज़ अलग से लगते हैं। हाँ जी, ये इशू है यहाँ पे अभी। मेरा नाम प्रशांत है। प्रशांत, क्या कहेंगे किस तरीके से ये सिस्टम पूरा फेल है? वो सर क्या बोला आपने? सिस्टम पूरी तरीके से कैसे फेल हुआ? सिस्टम एक्चुअली ये बहुत दिनों से ये प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे सबको चीज़ें पता है। ये मैं यहाँ पे आया था 2018-19 में आया था यहाँ पे क्लास करने। मैं यूपी से हूँ, अमेठी से। मैं यहाँ पे आया था, तब से यहाँ पे एक भी ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ 5 मिनट बारिश होती है, पूरा पानी भर जाता है। तो ये चीज़ें हैं, सबको पता है, यहीं से सब लोग जाते हैं, सारे ऑफिसर्स यहीं से जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सारे ऑफिसर्स यहीं से पढ़ के जाते हैं सर। ये जो आज यहाँ पे दिल्ली में पोस्टिंग लिखे बैठे, सारे ऑफिसर्स यहीं से पढ़ के गए, यहीं से तैयारी करके गए। उनको एक एक प्रॉब्लम्स का पता है। ये इन्हीं रूम्स में रह के गए हैं जिनमें हम 10 बाई 10 के रूम का 20,000 रूम रेंट देते हैं। सबको सब चीज़ें पता है। बस ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं इस सिस्टम की गवर्नेंस की फेलियर है, जो ये चीज़ सॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ की फ़ीस, कोचिंग की फ़ीस जाने दीजिए। कोचिंग की फ़ीस हम 3-3.5 लाख पर ईयर देते हैं, टेस्ट सीरीज़ की फ़ीस देते हैं, वो जाने दीजिए। पर यहाँ पे रहने का खर्चा हमारा है 20,000 हम रूम का देते हैं। उसके बाद हम बिजली का इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग से देते हैं, जो कि 10 रुपये यूनिट, 12 रुपये यूनिट, जैसे भी जो भी आता है। उसके बाद यहाँ पे खाने का खर्चा, पीने का खर्चा। यहाँ पे पानी जो आ रहा है, आपको मैं पानी की क्वालिटी दिखा सकता हूँ। सीवर का पानी आता है, अगर बकेट में पानी भर लीजिए तो येलो कलर का पानी, पूरा बदबू करता हुआ पानी रहता है। वो पानी हम पी रहे हैं यहाँ पे। सबको फूड पॉइजनिंग हो रही है। ये आपके एविडेंसेज में दिखा सकता हूँ। सबकी, हर बंदे का पिछले 15 से 20 दिनों में अगर आप देखेंगे तो हर बंदा दवा लेके यहाँ पे बैठा है। सबका किसी न किसी कोई ना कोई प्रॉब्लम फूड पॉइजनिंग की हुई है। तो ये वो देश का भविष्य है जिनका शायद कोई भविष्य नहीं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई छात्रों से हमने बातचीत की है और जो हालात उनकी तरफ से बयां किए गए हैं वो कितना दर्दनाक है वो आपने सुना ही होगा कि किस तरीके से लाखों रुपए लग जाते हैं। माँ बाप अपने गहने तक बेच देते हैं, माँ अपनी गहने बेच देती है, बाप अपना प्रॉपर्टी बेच देता है, लेकिन बावजूद इनको वो सुविधाएं नहीं मिलती और फिर ऐसा हादसा होता है कि उनकी जान तक चली जाती है। यही सच्चाई है, यही सिस्टम है और ये सिस्टम पूरी तरीके से लाचार है जिसका कहीं भी इलाज संभव नहीं है क्योंकि ये सिस्टम बीमार हो गया है और इस बीमार सिस्टम का शायद कोई भी इलाज नहीं है। और अगर इलाज होता तो शायद हादसे पे हादसे जब हो रहे हैं तो अगला हादसा ना होता।
शेष भारत आपको वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से हादसे के बाद एमसीडी जागता है, हादसे के बाद एमसीडी कार्रवाई करता है, हादसे के बाद सिस्टम जाग जाता है, फिर आ जाता है एमसीडी की गाड़ियां, आ जाती है वो बुलडोज़र, आ जाता है वो सरकारी सिस्टम कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये दिल्ली का बुलडोज़र है, जो बुलडोज़र इस वक्त अवैध अतिक्रमण पर चल रहा है। बताया जा रहा है कि जितने अवैध अतिक्रमण यहाँ पर करोल बाग में हुए हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हैं, वहाँ पर ये बुलडोज़र चलाया जाएगा और इससे पहले चलाया भी जा चुका है। और दिल्ली का बुलडोज़र जब चलता है, जब हादसा हो जाता है और हादसे में 3 लोगों की मौत हो जाती है, यही सरकारी तंत्र है, यही हमारे देश का सिस्टम है जो सुधरता नहीं, जिसे सुधरना चाहिए। आप देख सकते हैं कि बुलडोज़र अभी खड़ा है, लेकिन ये बुलडोज़र चलेगा, अवैध अतिक्रमण पर चलेगा। आप सामने देखेंगे कि वो सामने किस तरीके से किसने बाउंड्री के आगे अगर मकान बना रखा है, अगर कोई बाउंड्री है तो उस पर बुलडोज़र चलाया जाएगा और कुछ पर बुलडोज़र चलाया भी जा चुका है। तो ये दीवारें जो आप देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से अवैध हैं, जिससे बुलडोज़र गिराने की कोशिश कर रहा है और बुलडोज़र की तरफ से इसे गिरा दिया जाएगा। आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर काफ़ी पेड़ हैं, पहले पेड़ों को हटाने की कोशिश की गई और ये जर्जर दीवारें हैं, जिससे हादसा हो सकता है। और अभी जब हमने बातचीत की है, कुछ लोगों से बताया गया है कि ये अवैध दीवारें हैं जिस पर बुलडोज़र अभी चलना बाकी है। और बुलडोज़र की तस्वीर भी आपको हमने दिखाई है और देख भी रहे होंगे आप कि किस तरीके से अब इन दीवारों पर बुलडोज़र चलाया जाएगा, क्योंकि अवैध तरीके से बनी हुई हैं। और आप देख रहे हैं कि अभी इन पेड़ों को नीचे गिरा गया है, क्योंकि इन दीवारों के ऊपर कहीं ना कहीं पेड़ थे और इन पेड़ों को पहले हटाया गया है। इन पेड़ को हटाए जाने के बाद अब कहीं ना कहीं इन दीवारों को भी नीचे गिरा दिया जाएगा, क्योंकि अवैध तरीके से बाउंड्री आगे बढ़ा ली गई है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पीछे फ्लैट बना हुआ है और दीवार कितनी आगे कर ली गई है। सामने मेन रोड भी है, लेकिन मेन रोड पे ये दीवार बनाई गई है, जिसके बाद अब इस मेन रोड के बगल वाली दीवार को धाराशाही कर दिया जाएगा। और ये जो आप सफ़ेद कलर की दीवार देख रहे हैं, इसे धाराशाही कर दिया जाएगा। आपको हम थोड़ा करीब से दिखाएंगे भी कि किस तरीके से दीवारों की हालत कैसी है। आप देखिएगा कितनी जर्जर हालात में है, यहाँ पे दरारें पड़ी हैं, किस तरीके से कोई भी हादसा यहाँ पर हो सकता है। और हादसा कब हो जाए ये कोई कह नहीं सकता है, क्योंकि ये हादसा किस तरीके से हुआ, 3 छात्रों की मौत हो गई, उसके बाद से एमसीडी लगातार कार्रवाई कर रहा है और इस अवैध अतिक्रमण को हटाने की कोशिश कर रहा है। बुलडोज़र की कार्रवाई यहाँ पर हो रही है और बुलडोज़र की कार्रवाई अभी कहा जा रहा है कि शाम तक होती रहेगी और बुलडोज़र की कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं उन्हें हटाया जाएगा। हालांकि कई ऐसी इमारत हैं जो कि जर्जर हालात में हैं और अवैध अतिक्रमण करके आगे को बाउंड्री बनाई गई हैं। उसी बाउंड्री की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। हालांकि जो पेड़ हम आपको दिखा रहे हैं, इनको हटाने की कोशिश अभी की जा रही है, क्योंकि इन पेड़ को हटाया जाएगा तभी इस बाउंड्री को गिराया जाएगा, जो कि अवैध इस वक्त बताई जा रही है। जहां तक हमने कुछ लोगों से बातचीत की और बुलडोज़र भी इसी के एकदम करीब खड़ा हुआ है कि किस तरीके से वो बुलडोज़र इस दीवार को गिराएगा। और यहाँ पर पूरी फोर्स खड़ी हुई है, पुलिस खड़ी है, पूरी तैनाती यहाँ पर पुलिस की हुई है। आप फोर्स देखेंगे, क्योंकि हम फोर्स की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जवान यहाँ पर तैनात हैं। पुलिस के जवान तैनात हैं, आप देख सकते हैं RAF के जवान इस वक्त तैनात हैं कि अगर अवैध अतिक्रमण को हटाया जाता है तो कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो आगे आने वाले समय में परेशानी हो किसी को, और परेशानी ना हो इसके लिए यहाँ पर RAF की तैनाती की गई है, पुलिस की तैनाती की गई है। कुछ लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें भी रोका जा रहा है और उन्हें बताया जा रहा है कि यहाँ पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोज़र चलाया जाएगा, जिसकी वजह से आपका यहाँ पर आना मना है। कुछ लोगों को ये बताया जा रहा है और साथ ही साथ RAF की टीम यहाँ पर तैनात है। आप दूर तक देखेंगे किस तरीके से गाड़ियाँ खड़ी हैं, RAF की तैनाती है, MCD की गाड़ी खड़ी है, क्योंकि मलबा जब गिराया जाएगा तो MCD की गाड़ी में ही उस मलबे को ले जाया जाएगा और उस मलबे को भर के MCD अपना काम करेगी। हालांकि अवैध अतिक्रमण कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी हमने अवैध अतिक्रमण देखा है, किस तरीके से मुखर्जी नगर के इलाके में अवैध अतिक्रमण था। इससे पहले जब कई जगह कार्रवाई हुई, सरिता विहार के अंदर हमने देखा अवैध अतिक्रमण था, वहाँ पर भी अवैध अतिक्रमण को MCD ने हटाने की कोशिश की, क्योंकि हादसा बड़ा हो सकता था। लेकिन अभी हादसे के बाद कार्रवाई की जा रही है और MCD हादसे के बाद ये कार्रवाई कर रही है। हालांकि ये कार्रवाई पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये कार्रवाई पहले नहीं हुई, जो कि सरकारी तंत्र का फेल होना दिखाता है कि किस तरीके से सरकारी तंत्र फेल है। और इसी का सबूत कहीं ना कहीं हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी हालांकि बैरिकेटिंग लगा दी गई है। ये बैरिकेटिंग शाम तक, हालांकि कई दिनों तक रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अवैध अतिक्रमण को तो हटाया ही जाएगा, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कितनी कड़ी की गई है पुलिस की तरफ से आप देख सकते हैं। पुलिस और RAF के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं, महिला सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पर देख रही हैं कि आगे आने वाले समय में कुछ ऐसी गतिविधि ना हो
जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि यहाँ पर माहौल ख़राब हो जाए। उसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस सुरक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बनाए हुए है, और जब अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा, जब बुलडोज़र चलाया जाएगा, उसके लिए भी पूरी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, क्योंकि ऐसी व्यवस्थाएं करनी होगी। हादसे पे हादसा हो रहा है और जब तक ऐसी कार्रवाई नहीं होगी, आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं उस हादसों पर रोक नहीं लगेगी। हालांकि कार्रवाई पहले भी ऐसे हुई है, लेकिन हादसे रुके नहीं हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं, और भ्रष्टाचार की भेंट जब चढ़ते हैं तो 3 छात्रों की मौत हो जाती है, और आगे आने वाले समय में यकीनन ऐसे और छात्रों की मौत आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा सिस्टम फेल है। सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है, ना कि हादसों के बाद बुलडोज़र चलाने की, जैसा अभी चल रहा है। कैमरा पर्सन कुलवंत के साथ मैं हर्ष भारद्वाज। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।